चलिए शुरू करते हैं। 12 बज चुके हैं। यह पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब आप शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी बीच में जुड़ेंगे आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हेलो अभय जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 12 बज चुके हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट कंप्यूटर। और सारे क्वेश्चन अब मैं इंग्लिश में लेके आया हूँ, जिससे इजीली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट कंप्यूटर जी के, बिकॉज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन इंग्लिश, तो दैट्स वाई मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे इंग्लिश में ही कंप्यूटर जी के आपके सामने लेकर आऊँ। चलिए क्वेश्चन आ गया। आप प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स कॉल्ड अ। बताइए, प्राइमरी की जिसमें कि एक से अधिक एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? फॉरेन की, कंपोजिट की, मल्टी वैल्यूड की या फिर ग्लोबल की? विच वन इज द करेक्ट आंसर? आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट. I am waiting for your comment. Come on, tell me. Which one is the correct? Anyone? Anyone know the answer of that question? A primary key that consists of more than one attribute is called a. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Okay, Abhiji is giving the answer. Anyone? Anyone of those students who can give me the answer? No idea, Vandana ji. Okay, so okay, I am giving you the answer. No issue. ओके, परी जी बता रही हैं सेकेंड नंबर बी। ओके, आवाज आ रही है सर। ओके, थैंक यू, यू आर इन्फॉर्मिंग मी, वॉइस इज क्लियर। ओके, तो आंसर बिल्कुल आप लोगों ने जिन्होंने बी लगाया है, बी जो लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। कंपोजिट की इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी की दैट कंसिस्ट मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। एक्चुअली that question based on DBMS, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है ये क्वेश्चन। तो DBMS में प्राइमरी की होती है, याद रखना। और प्राइमरी की में, ठीक है ना, मोर देन वन एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो होती है कंपोजिट की, ठीक है। कंपोजिट की यानी कि एक ही फंक्शन में दो प्राइमरी की डिफाइन करके उनको कॉल अप किया जाता है, ठीक है। तो that is called the composite key. More than one attributes we can define in a single primary key. Okay, so that is clear. Now coming to the next question. Here is your next question. 52. सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है? इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है? If I am discussing on English language, I think you can understand my that tone. There is not any problem regarding the pronunciation. I hope you can understand. Otherwise मैं हिंदी में भी आपसे चर्चा कर सकता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि हर लैंग्वेज में आपसे चर्चा कर पाऊँ। चलिए क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज टू कन्वर्ट फर्स्ट सी टू फर्स्ट EXE? टेल मी। कंपाइलर एंड हेडर, हेडर एंड लिंकर, compiler and linker and compiler only. Which one is the correct answer? Harish Kumar ji. Harish Kumar ji giving the answer. Anyone of? Yes sir, understood that language. Thank you Abhay ji. तो आप में से कोई बताएगा? और I will use both
बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। सभी विद्यार्थियों को आसानी होगी समझने में। बिल्कुल हरीश जी, हिंदी में भी मैं बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। सम स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द हिंदी लैंग्वेज, सम स्टूडेंट हु आर फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। तो डोंट वरी, मैं हिंदी में भी आपको समझाऊंगा और इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है यूज टू कन्वर्ट फर्स्ट सी, ठीक है ना, फर्स्ट सी टू फर्स्ट EXC? आंसर बताएं। कंपाइलर, पहले फर्स्ट सी मतलब कंपाइलर, देन उसके बाद में EXC बनाता है। बताएं, आंसर आना चालू हुआ। सेकेंड नंबर अतुलकर जी बता रहे हैं, हरीश जी भी सेकेंड नंबर पर जा रहे हैं जी। बी, कंपाइलर एंड लिंकर। हरीश जी सेकेंड पर जा रहे हैं या थर्ड पर? थर्ड पर जा रहे हैं, ओके। चलिए, इसका आंसर है कंपाइलर एंड लिंकर। कंपाइलर लिंकर इज द करेक्ट आंसर। जो कंपोनेंट होता है, विच ऑफ द कंपोनेंट इज टू कन्वर्ट फर्स्ट सी, पहले कंपाइल करता है फिर लिंक करके उसका EXC में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द कंपाइलर एंड लिंकर। ठीक है, तो इसका आंसर है कंपाइलर एंड लिंकर। ठीक है, चलिए तीसरा आ गया क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, fill in the blanks is used to control all the part of manufacturing process। इसमें से कौन सी चीज है, ठीक है ना, यूज टू कंट्रोल, जो कि सभी चीज को पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने में कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो यूज किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है उसमें इसमें से कोई सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है। बताएं इसमें से आंसर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का होता है वो। बताएं, इसका आंसर बताएं। चलिए बी भी बता रहे हैं, अतुलकर जी ने बी बताया है, नहीं अतुलकर जी हाँ सेकंड नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है। अब है अतुलकर जी, सी भी बोल रहे हैं। आंसर अतुलकर जी ने 4 भी दिया हुआ है, डी। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का है इस क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इज यूज टू कंट्रोल ऑल द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम आता है वो, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो है कैम। कैम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कैम इज द करेक्ट आंसर। कैम का फुल फॉर्म जो है वो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। C फॉर कंप्यूटर, कैम, C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड और M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटर एडेड डिजाइन। हरी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में काम कैम आता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, that is a manufacturing process used to, okay, all the control, clear। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने 54, द लूप विच नेवर एंड्स कॉल। वो कौन सा लूप है जो कभी खत्म नहीं होता है? द लूप विच नेवर एंड्स कॉल, ठीक है ना, वो कभी अंत नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटी लूप, रनिंग लूप, कंटिन्यूस लूप या नेस्टेड लूप।
ये सारे लूप्स होते हैं विच इज बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऑल दीज आर लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है ना, कंप्यूटर की होती है लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो उसका ये क्वेश्चन है, द लूप विच नेवर एंड्स कॉल, जिसमें कभी भी एंड नहीं होता है, कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, उसको क्या कहते हैं बताएं। हरीश जी बता रहे हैं नेस्टेड लूप। इन्फिनिटी लूप अतुल कर जी जा रहे हैं। राहुल जी कंटिन्यूअस लूप में जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन आर गोइंग टू कंफ्यूज यू। ओके, नो इशू, आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन। एक्चुअली जो लूप लगातार चलते रहते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं इन्फिनिटी लूप। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत लूप। अनंत अनंत लूप बोलते हैं, यानी कि जो लगातार चलते रहते हैं, कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्फिनिटी लूप। जो कभी खत्म नहीं होते, नेवर एंड, तो दैट इज कॉल्ड द इन्फिनिटी लूप। तो इसको बोलते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? इन्फिनिटी लूप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, दैट लूप विच नेवर एंड, जो कभी खत्म नहीं होता है। रनिंग लूप कुछ नहीं होता ऐसा, कंटिन्यूस लूप भी कुछ नहीं होता। ठीक है ना, इसका नाम एक्चुअल में इन्फिनिटी लूप कहलाता है। नेस्टेड लूप होता है, नेस्टेड लूप जो क्वेश्चंस में एक नेस्ट में होता है, एक ही क्लास में रहता है, उसके बाद में दूसरी क्लास चालू होती है, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। ये नेस्टेड लूप कहलाता है, यानी कि एक क्लास के अंदर चलना। और ये भी नेस्टेड लूप कहलाएगा, जो कि एक ही क्लास के अंदर चलेगा। इसके अंदर ये चलेगा, इसके अंदर। इन अ सिंगल प्रोग्राम वेयर अ मल्टीपल नेस्टेड लूप रनिंग इन द सिंगल क्लास, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। बट infinity loop in all the program that running continuously, that is called the infinity loop. Okay, बिल्कुल शिवानी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। नेवर एंड लूप इज कॉल्ड अ इन्फिनिटी लूप। चलिए, पांचवा क्वेश्चन आ गया, ये आ गया। एन एट्रीब्यूट्स इन डेटाबेस, एन एट्रीब्यूट्स इन डेटाबेस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है ना, जो एट्रीब्यूट्स डेटाबेस में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स यानी कि उन एक प्रकार का उसको एट्रीब्यूट्स ही बोलते हैं इंग्लिश में। उसको वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द हिंदी में उसको नहीं बता सकते। ठीक है ना, डेटाबेस में एक एट्रीब्यूट्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? टुपल्स, रिलेशन, रो या फिर फील्ड? कौन सा आंसर इसमें से सही है बताएं। क्या बोलते हैं डेटाबेस में? एक एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स इज डेटाबेस इज ऑल्सो नोन एज। सर ये क्लास किस एग्जाम के लिए है? Actually that is the computer GK which is mixed for the all kind of examination. If you are related to MPPSC, if you are relating to the other exam like MPSI, okay, सभी पर बेस्ड है। कंप्यूटर जीके में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, सभी तरीके के क्वेश्चन इसमें आपके सामने आएंगे। तो आप क्वेश्चन सारे करेंगे तभी जाके उसमें कहीं ना कहीं मिक्स में बनता है। डेटाबेस भी आएंगे, नॉर्मल भी आएंगे, आने वाले टाइम में आगे इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगेंगे इज बेस्ड ऑन इन योर पर्टिकुलर एग्जाम विच इज यू आर फाइटिंग। ठीक है, हरीश जी, वंदना जी, शिवानी जी एंड राहुल, दीज दोज स्टूडेंट्स चूजिंग ए आंसर। ओके, डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है। डेटाबेस होता क्या है कंप्यूटर में? डेटाबेस में बता देता हूँ, डीबीएमएस होता है। और डीबीएमएस में इसमें से रिलेशनल, रो और ट्रिपल नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है ना, एट्रीब्यूट्स में जो होता है वो होता है फील्ड। फील्ड इज द करेक्ट आंसर।
डेटाबेस में फील्ड होती हैं, फील्ड्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, फील्ड्स होती हैं, ठीक है ना। टॉपिक वाइज ही है, निश्चिंत रहें, ये टॉपिक वाइज ही है, कंप्यूटर का ही टॉपिक है ये। क्वेश्चंस के वेरिएशन है इसमें, आगे आएंगे आपको आपके हिसाब के भी क्वेश्चंस। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको ध्यान से समझिए, डेफिनेटली अगले टाइम में आपको वो क्वेश्चन क्लियर होगा और आपका टॉपिक वाइड हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इट यूज टू कन्वर्ट, देखिए ये रिपीट हो रहा है, चलिए इसको नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए आपके टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए चाहिए होता है, ये बार बार हर क्वेश्चन आता है इस तरीके से। अ मेजर लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज, वर्ल्ड वाइड वेब में जो मेजर लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है। आपके टॉपिक के क्वेश्चंस भी इसमें मिक्स होंगे, हर तरीके के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको आपके जितने भी जो भी विद्यार्थी जुड़ेगा उनके लिए फायदे में ही रहेंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये आपके टॉपिक का नहीं है। कंप्यूटर इज द वाइड सब्जेक्ट और उसमें से क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, एग्जाम में कंपटीशन होता है, कहीं से भी पूछ सकता है। चलिए आंसर आना चालू हो गए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गिविंग द आंसर। अभय जी चूजिंग 3, हरीश जी HTML बोल रहे हैं, वंदना जी भी HTML पे जा रहे हैं, राहुल जी ASP.NET बोल रहे हैं, अभय अतुलकर जी पहले नंबर पर जा रहे हैं। देखिए जो मुख्य भाषा होती है WWW की, वर्ल्ड वाइड वेब की, उसके बारे में पूछा है, इसलिए आप उसको हिंदी में भी समझिए। वर्ल्ड वाइड वेब की जो मुख्य भाषा होती है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं HTML पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। HTML होती है वर्ल्ड वाइड वेब की भाषा। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ऑल आर द वेबसाइट्स बेस्ड ऑन द HTML. HTML is the main part of the website which is developing through that language. HTML full form क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, that is called the HTML and it's a common language which is, जिसको हम उपयोग करते हैं किसी वेबसाइट को बनाने में, और ये वर्ल्ड वाइड वेब की एक मेजर लैंग्वेज कहलाती है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन आएंगे, निश्चिंत रहिए। आपको और कंप्यूटर के बारे में जितना ज़्यादा आप जानकारी पा पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं एग्जाम में, तो आपको सभी तरीके के क्वेश्चन से आइडिया होगा कि हाउ टू चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। 58 मेगा हर्ट्ज स्टैंड MH डेज, MHz को क्या बोलते हैं बताइए? मिली हर्ट्ज, माइक्रो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, नॉन ऑफ दिस। देखिए मैंने आंसर आपको बता ही दिया, आप बताएं इसका आंसर क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताएं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। चलिए आंसर आना चालू हो गए हैं। हरीश जी, शिवानी जी, रोमिल जी ने सी आंसर चुना है। हेमन जी भी मेगाहर्ट्ज। चलिए एक्चुअली इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, एवरीवन स्टूडेंट्स कैन गिव द आंसर। सो मेगाहर्ट्ज इज द फुल फॉर्म ऑफ MHz। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following operating system is based on open source software? Which of the following operating system is based on open source software? Seek Time, Windows 2000, Windows NT और Linux। बताइए इसमें से कौन सा है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है?
जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हरीश जी फटाफट करने के लिए, नो इशू। अभी 12:20 ही हुए हैं, 1 घंटे की क्लास है। इजीली वी कैन फिनिश आउट ऑल द 25 क्वेश्चंस विद इन 1 आवर। नो इशू, वी कैन कंप्लीट इट विद इन 1 आवर। ओके, आंसर इज कमिंग लाइनेक्स। ठीक है, अभय जी भी तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। सभी के आंसर लेना जरूरी होता है हरीश जी। कोशिश करते हैं कि सभी विद्यार्थी अपना आंसर बता पाएं, जिससे उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल अप हो कि वॉट एवर आंसर दे आर गिविंग दैट इज करेक्ट और नॉट। So it's a very important part of the live class. If we cannot interact with the students, then that will not be a live class. So that's why I am interacting to the all of the students like you and the others. Okay. So answer is coming. Okay. So maximum students choosing D. Correct. Linux. Okay. Everyone is no. Linux is the ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इट्स ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो लाइनेक्स इज द करेक्ट आंसर। जो लाइनेक्स है वो ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर बोलते हैं इनको, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। इजीली आप ऑनलाइन कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दैट इज द लाइनेक्स एंड इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है ना, इससे बेस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है ना, लाइनेक्स जस्ट लाइक ए विंडो एंड यूनिक्स। यूनिक्स इज द प्लेटफॉर्म just like a DOS, but it's a safe and secure Unix. Okay, but DOS from the Microsoft, ये Microsoft का है और Unix एक अलग कंपनी का है। ठीक है, तो जो Windows है ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये पेड हैं, लाइसेंस्ड हैं, इनको परचेज करना पड़ता है। बट लाइनेक्स इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको फ्री में नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। सर प्लीज इंग्लिश नहीं आती है, समझाएं हिंदी में। यस, मैं हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में भी मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा। ये फ्री का सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, फ्री में डाउनलोड होगा और फ्री में आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डेट इज द लाइनेक्स सॉफ्टवेयर। नेट पर आपको बहुत से फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, यहाँ पे फ्रीवेयर लिखा रहेगा, फ्रीवेयर। ठीक है ना, तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर सारे फ्री में डाउनलोड होते हैं, इसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं इसका आंसर। CBT स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी और नन ऑफ दीज। बताएं इसका आंसर क्या है। CBT स्टैंड फॉर, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। शिवानी जी चूजिंग ए, शिवानी जी ने पहला चुना है। और कोई विद्यार्थी बताएगा इसमें से CBT का फुल फॉर्म क्या है, CBT किसे कहते हैं। चलिए, शिवानी जी ने बिल्कुल सही चुना है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। C फॉर कंप्यूटर, B फॉर बेस्ड एंड T फॉर ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। जो स्टैंड में है उनको स्टैंड में सिंगल फटाफट क्वेश्चन करेंगे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज द पैरेलल ट्रांसमिशन। इसमें से कौन सी डिवाइस है जिसको कि कंप्यूटर के साथ में पैरेलल कनेक्ट करते हैं। पैरेलल, ठीक है ना, बताओ। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या लाइट पेन। इसमें से कौन सी डिवाइस है जिसको कि पैरेलल कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल ट्रांसमिशन होता है उसके साथ में। कंप्यूटर के क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग रहेंगे क्योंकि कंप्यूटर इज द वाइड सब्जेक्ट, आई एम टेलिंग यू, बहुत बड़ा है। पैरेलल समझना पड़ेगा, पैरेलल होता क्या है, पैरेलल ट्रांसमिशन।
चलिए आंसर आना चालू हो गए हैं। कीबोर्ड भी बोला जा रहा है, कई लोगों ने बोला है, प्रिंटर बोल रहे हैं, हरीश जी कीबोर्ड पर जा रहे हैं। चलिए इसका आंसर हम देते हैं आपको। सो आंसर इज द प्रिंटर। प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली माउस, कीबोर्ड एंड लाइट पेन, all these are plug and play, plug and play, plug and play। ये तीनों चीजें प्लग एंड प्ले होती हैं, ठीक है, ये तीनों प्लग एंड प्ले होती हैं, लेकिन प्रिंटर प्लग एंड प्ले नहीं होता है। फॉर प्रिंटर यू नीड सॉफ्टवेयर, तो डेट इज द पैरेलल ट्रांसमिशन फ्रॉम द अदर लाइन। ओके, सो प्रिंटर इज द अदर डिवाइस जस्ट लाइक ए पैरेलल ट्रांसमिशन। इनको डायरेक्टली अपन प्लग एंड प्ले करते हैं, कीबोर्ड को, माउस को और लाइट पेन को। गॉट इट? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए, बताएं इसका आंसर क्या है। अ कलेक्शन ऑफ रूल फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज। अ कलेक्शन ऑफ रूल, ठीक है ना, रूल का एक पूरा का पूरा ग्रुप, बंच, ठीक है ना, फॉर राइटिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम को राइट करने के लिए, ठीक है ना। राइटिंग प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर किसी प्रोग्राम को राइट करते हैं उसके रूल्स को क्या कहते हैं? नोन एज सिंटैक्स, प्रोग्राम लॉजिक, प्रोग्राम स्टैंडर्ड या नन ऑफ दीज। बताएं इसका आंसर। आंसर आना चालू हो गए हैं, काफी विद्यार्थी दे रहे हैं इसका आंसर। हरीश जी बता रहे हैं सिंटैक्स। और कोई विद्यार्थी इसके बारे में बताएंगे? एक रूल होता है पूरा प्रोग्रामिंग राइट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको क्या कहते हैं? चलिए वंदना जी भी बता रहे हैं, पहले नंबर पर आ रही हैं। ज्योति जी ने भी पहला चुना है, शिवानी जी भी पहले पे आई हैं। बिल्कुल सही चुना है आप लोगों ने, सिंटैक्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंटैक्स इज द करेक्ट आंसर। जो कलेक्शन ऑफ रूल होते हैं, ठीक है ना, सिंटैक्स एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है विच इज वी कैन नॉट चेंज इट, दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स। ओके, वो उसको हम एज इज इट यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है ना। जब भी कोई प्रोग्राम राइट करते हैं उस पूरे के पूरे सिंटैक्स को उस फॉर्मेशन में, उस फॉर्मेट में यूज किया जाता है जब अपन किसी प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द सिंटैक्स, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। विच वन ऑफ इज ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा कहलाता है इसमें से? बताएं। लेजर, इंकजेट, इम्पैक्ट या ड्रम? बताइए इनमें से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसे कहते हैं? बताएं। इसका आंसर बताएं। डॉट मैट्रिक्स, ठीक है ना, डीएमपी, डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बताइए किसको कहते हैं? सभी लोग, वंदना जी वी पर जा रही हैं, रोमिल जी भी वी पर हैं, अभय सब वी पर जा रहे हैं। वीर चौरसिया जी हिंदी और इंग्लिश दोनों में करें सर क्वेश्चन। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन है लेकिन हिंदी में बता रहा हूँ इसको आपको, हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ वर्बली, ठीक है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड, मेरी भाषा को आप हिंदी में समझ सकते हैं। वो कौन सा प्रिंटर है जिसको कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं, इसमें से बताएं।
लेजर प्रिंटर को, इंकजेट को, या इम्पैक्ट को, या फिर ड्रम प्रिंटर को? आंसर आ गया, सभी लोगों ने बताया है इंकजेट पर। देखिए, इंकजेट प्रिंटर इज नॉट ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है? डॉट डॉट लगाता है यूं यूं करके। अगर आपका नाम भी लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपका नाम है अभय, तो अभय लिखेगा तो डॉट लगाते हुए इस तरीके से लिखेगा, ठीक है, इस तरीके से लिखता हुआ जाएगा, वो ऐसे करके लिखता चला जाएगा, तो डेट इज कॉल्ड अ डॉट। और डॉट लगाने के लिए इम्पैक्ट डालना पड़ता है, उसको इम्पैक्ट करता है, ऐसे डॉट लगाते हुए इम्पैक्ट लगाता चला जाता है, तो डेट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हरीश जी, इंग्लिश में क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में लाने की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछले बार की 2 क्लास मैंने हिंदी में ही ली थी, ये इंग्लिश में है। कोशिश करूंगा कि अगले क्वेश्चंस की जो क्लास होगी वो हिंदी में ही लेके आऊँ मैं। कंप्यूटर की है इसलिए मैंने इसको मैक्सिमम, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टर्म्स जो होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं, तो उसको हिंदी में अनुवाद करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं, मैं हिंदी में आपको उसको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, अपनी आवाज़ के द्वारा बोल कर सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आपको समझा दिया कि इम्पैक्ट प्रिंटर को बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन। यूजेज लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन अ ग्लास प्लेट। देखिए, लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन द ग्लास प्लेट क्या कहलाती है? लिक्विड क्रिस्टल किसको कहते हैं? आप सब जानते हैं इसके बारे में, बट इन द कॉमन वर्डिंग लैंग्वेज, आम भाषा में आप इसको समझ नहीं पाते, इस कारण से आप कंफ्यूज होते हैं। इसका आंसर बताएं। ELD, LCD, CRT या फिर नन ऑफ दीज? लिक्विड क्रिस्टल, बताओ इसका आंसर क्या है? लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन द ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट है, उसके बीच में लिक्विड क्रिस्टल होता है, उसको क्या कहते हैं? हरीश जी ने आंसर बताया LCD, रोमिल जी भी LCD पर जा रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फुल फॉर्म भी बता रहे हैं। चलिए आंसर आना चालू हो गए हैं। ज्योति जी भी बी पर जा रहे हैं, अभयजीत सी पर जा रहे हैं, CRT। हरीश जी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लाइक LCD, करेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो LCD है। LCD आपने देखा होगा टीवी होती है, कभी आप उसकी स्क्रीन पर उसका जो ऊपर का ग्लास है उसको टच करके देखिएगा, आप टच करने पे आपको एहसास होगा कि उसके अंदर में कोई ऐसा लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ है जो फैलता है, ठीक है ना। अगर आपके घर में LCD हो तो उसके बीच में जो लेयर होती है वो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो उसके बीच में जमा होता है। आप उसको टच करेंगे जब किसी अपने फिंगर से, उंगली से, तो वो आपको फैलता हुआ नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड द लिक्विड क्रिस्टल। तो इसका जो आंसर है वो है LCD, ठीक है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच रजिस्टर नॉर्मली फंक्शन एज ए 16 बिट काउंटर दैट control the sequence in which the instructions are fetched from the memory। विच रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर नॉर्मली फंक्शन करता है 16 बिट काउंटर पर, ठीक है ना। कंट्रोल एंड सीक्वेंस, ठीक है ना, कंट्रोल द सीक्वेंस विच इज इंस्ट्रक्शंस फेच्ड बाय द मेमोरी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसको समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। इसका आंसर अगर आप में से किसी को आता है तो बता, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में पूरा, ठीक है। देखिए, इसका जो आंसर है सिंपल टर्म्स में समझिए, ठीक है ना। 16 बिट दैट कंट्रोल द सीक्वेंस एंड द इंस्ट्रक्शन फेच द मेमोरी, वो होता है PC रजिस्टर, ठीक है ना। आप इतना ही समझिए, एक प्रकार से इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। नॉर्मली फंक्शन जो करता है वो PC रजिस्टर होता है, वो जिसको कि अपन यूज करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था,
आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू द फीचर्स कैस्केडिंग डिलीशन? बताएं इसका आंसर। ऑटोमेटिक टॉकिंग मशीन, डेटा रिडंडेंसी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या फिर इंडेक्सिंग? बताएं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द फीचर ऑफ कैस्केडिंग डिलीशन? कैस्केडिंग डिलीशन जो होता है वो फीचर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी विद्यार्थी भागते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग, चलिए इसको भी लीव करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 68, अ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। अ लैंग्वेज दैट क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज? इसमें से आंसर बताएं। जिसको कि व्यक्ति समझ सकता है, आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, वो लैंग्वेज क्या कहलाती है? कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? लो लेवल, हाई लेवल, प्रोग्रामिंग या मशीन लैंग्वेज? बताएं इसका आंसर बताएं। ये दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कंप्यूटर में। ऐसे क्वेश्चन मिस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गवाएंगे। हाँ, जो आप और हम समझ सकते हैं वो भाषा कौन सी कहलाती है? कौन सी भाषा की लैंग्वेज होती है? रुमिल जी सी पर आ रहे हैं, शिवानी जी भी सी पर हैं, रवि कुशवाहा ए को चुन रहे हैं, हेमंत जी बी पर जा रहे हैं, हरीश जी हाई लेवल, हेमंत सोनारे जी भी हाई लेवल पर बोल रहे हैं। चलिए आंसर काफी लोगों ने दे दिया। बिल्कुल, जिन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज चुना है वो करेक्ट है। हाई लेवल लैंग्वेज ही होती है जिसको कि ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं। ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, दी दो बोथ आर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और द कंप्यूटर। देखो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है और मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी। बाइनरी जो कोड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज, जीरोज एंड वन, इसमें जो होते हैं वो होता है मशीन लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है दैट इज कॉल्ड द लो लेवल लैंग्वेज, बट द हाई लेवल लैंग्वेज इज द which is human can understand, like go to the room, that is called the high level language which is human can understand। एक ऐसी भाषा जिसको कि हम समझ सकें, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको कि हम नहीं समझ सकें, वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है ना। और बाइनरी कोड्स मशीन लैंग्वेज कहलाती हैं। कंप्यूटर्स में जितनी भी कोडिंग होती है वो जीरो एंड वंस में आती हैं। ठीक है, तो जीरो वंस को मशीन लैंग्वेज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नॉर्मल एग्जाम। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू कॉम्पैक्ट डिस्क? कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लेजर? कॉम्पैक्ट डिस्क जो बनाई जाती है, सीडी जो बनाई जाती है, सीडी बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क स्टैंड, शॉर्ट फॉर्म इज सीडी।
बताएं इसका आंसर, इसका आंसर क्या है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? समझ के बता रहे हैं। चलिए, रवि जी ने सी पर चुना है, रोमिल जी भी सी पर आए हैं, हरीश जी लेजर बोल रहे हैं। चलिए, आप सभी विद्यार्थी फटाफट बताते जाएं। और कोई विद्यार्थी? हरीश जी लेजर पे आए हैं। बिल्कुल हरीश जी, आपने लेजर चुना है, 2 बार लिख दिया आपने। और कोई? चलिए, इसका जो आंसर है, हरीश जी ने बिल्कुल सही बोला है, लेजर। लेजर टेक्नोलॉजी से कॉम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाती है। उसमें जो भी रिकॉर्ड होता है वो लेजर बीम की तरह के थ्रू रिकॉर्ड होता है। तो लेजर बीम इज द करेक्ट आंसर। लेजर टेक्नोलॉजी यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क। आवाज तो आ रही है आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन। यह आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, ये भी कंप्यूटर का इजी क्वेश्चन है। एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेस या नन ऑफ दीज? कौन सा आंसर है इसका? बताएं। फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है बताइए? फाइबर ऑप्टिक्स ये केबल है एक्चुअली। फाइबर ऑप्टिक्स केबल जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी होती है? फाइबर ऑप्टिक्स में एक ग्लास मटेरियल होता है, उसके थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो फाइबर ऑप्टिक का जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या इंटरफेस? बताएं। हरी जी बता रहे हैं रिफ्रैक्शन, ए पर जा रहे हैं, बाकी रिफ्लेक्शन पर जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परिवर्तित होना, और रिफ्रैक्शन मतलब कि उसके अंदर में ट्रांसमिट होना, आर पार निकल जाना। रिफ्रैक्शन मतलब इट विल बी क्रॉस, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर ग्लास मटेरियल के अंदर से निकल के जाना, पास होना, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। तो जिन्होंने रिफ्रैक्शन चुना है वो बिल्कुल सही चुना है, ए इज द करेक्ट आंसर। रिफ्रैक्शन होती है फाइबर ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, ज्यादा नहीं समझते हैं, कंफ्यूजन हो गया ज्यादा। ये आ गया अगला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डिवाइस फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन सेंट। वो कौन सी डिवाइस है जिससे कि इंफॉर्मेशन सेंट होती है? बताएं। इंफॉर्मेशन किससे सेंड की जाती है? ट्रांसमीटर, स्प्रेडशीट, सिमुलेशन या फिर मॉड्यूलेशन? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या है? आंसर देना चालू किया, रुमिल जी ए पर आ रहे हैं। चलिए बढ़िया। और कोई बताएगा? अ डिवाइस फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज सेंट। हेमंत जी भी ए पर आ रहे हैं। चलिए, तो जिन विद्यार्थियों ने ए चुना है बिल्कुल सही चुना है। ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर ही होती है वो डिवाइस जिससे कि इंफॉर्मेशन सेंट होती है, ठीक है ना। स्प्रेडशीट तो एक एमएस ऑफिस का एक यूटिलिटी है, ठीक है ना, एमएस ऑफिस, ठीक है ना, ऑफिस में यूज की जाती है। और सिमुलेशन और मॉड्यूलेशन दीज आर द इंटरनेट यूटिलिटी जिससे कि डेटा को मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेट यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में जो मॉड्यूलेशन किया जाता है उसको बोलते हैं सिमुलेशन या मॉड्यूलेशन। तो ये जो होता है ये इसको मॉडेम के थ्रू इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सिमुलेशन और मॉड्यूलेशन उसमें होता है। मगर ट्रांसमिट जो होता है
वो उस डिवाइस के थ्रू होता है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन सेंड होती है, ठीक है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम यूज 4 बिट। 4 बिट में कौन सी स्कीम यूज होती है? यूनिकोड, आस्की, ई बी सी, एब्सिडिक या बी सी डी? बताइए कौन सी यूज होती है, बताइए। आस्की, यूनिकोड, ईबीसी डीआईसी, बताओ इसका आंसर क्या है। आप लोगों ने आंसर देना चालू किया। BCD 4, ASCII 7, बाइनरी कोड डिवीजन। चलिए बढ़िया। तो जिन लोगों ने आंसर देना चालू किया उसमें से जिन लोगों ने BCD चुना है, BCD इज द करेक्ट आंसर। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें 4 बिट का यूज होता है, 4 बिट की तरह यूज होता है इसका, ठीक है। और इन सब का फुल फॉर्म मालूम है आपको? आस्की का, EBCDIC का। आस्की का फुल फॉर्म क्या है बताएं? आस्की का फुल फॉर्म क्या है, आप में से मालूम है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज कॉल्ड द आस्की। और EBCBD का एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, E फॉर एक्सटेंडेड, B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल इंटरचेंज I और C फॉर कोड। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इज फॉर EBCDIC, ओके। और ये जो कोड होता है ये IBM कोड को रिप्रेजेंट करता है। जो IBM के कोड्स होते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स जिन्होंने बनाई है उसको रिप्रेजेंट करता है, उनके करेक्टर्स को नंबर में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। EBCDIC जो कि IBM को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आंसर आपके सामने। अगला क्वेश्चन, जी हेमंत सोनारी जी, 20 सेकंड में अगर कोई आंसर नहीं देता है तो मैं आगे बढ़ाऊं, बिल्कुल आपका सजेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, समय काफी जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन, URL इज एन एब्रिविएशन फॉर बस नेटवर्क टोपोलॉजी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन? बताइए। URL का फुल फॉर्म पूछा है इसमें URL का फुल फॉर्म बताइए, क्या बोलते हैं URL को? URL का फुल फॉर्म क्या है? आंसर आना चालू हो गया है। दीक्षा जी, अमिता जी भी बता रही हैं B, रोमिल जी भी बता रहे हैं C। चलिए आंसर आना चालू हुआ, आप लोगों ने आंसर देना चालू किया। जिन विद्यार्थियों ने B बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स को लोकेट करता है, दैट इज कॉल्ड द URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। किसी भी वेबसाइट्स
के लिए जो उसका नाम होता है उसको बोलते हैं URL, ठीक है ना। उसका जो सिंटैक्स होता है किसी वेबसाइट का, दैट इज कॉल्ड द URL, ठीक है। चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। CRT का फुल फॉर्म बताइए। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, क्लियरिटी रे ट्यूब, क्रिस्टल रे ट्यूब, या फिर नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर बताएं। आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। 10 सेकंड निकल चुके हैं। ऑप्शन बी, CRT का फुल फॉर्म क्या है? पहले नंबर पर आ गए हैं, आंसर देना चालू कर दिया है। काफी विद्यार्थी ए नंबर चुन रहे हैं। हेमंत जी ने भी ए चुना है, हरीश जी भी ए पर जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही, जिन्होंने ए चुना है वो सही चुना है। कैथोड रे ट्यूब इज द करेक्ट आंसर। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रेज ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब पहले जो टेलीविजन चलते थे, बड़े बड़े टेलीविजन होते थे बॉक्स टाइप के, उसमें जो ट्यूब होती थी, याद रखिए कुछ इस तरीके से रहती है, ऐसे इस तरीके की टेलीविजन हुआ करते थे। तो उसमें ये जो स्क्रीन होती थी, इसके पीछे में ये होती थी, ये बॉक्स जो होता था इसको बोलते थे CRT। दिस इज पार्ट इज द CRT। तो इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब विच इज यूज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। वेरी गुड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में भी होती थी, और टेलीविजन जो चलते थे पहले के टाइम में, ठीक है ना। अभी तो LCD, LED, स्मार्ट टीवी ये सब आ गए हैं, लेकिन पहले ये CRT बेस्ड टेलीविजन होते थे। पहले ब्लैक एंड व्हाइट आते थे, कलर टीवी आते थे। तो ये सारे जो कलर टीवी आते थे ये कैथोड रे ट्यूब CRT बेस्ड होते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका स्टैंड फॉर पूछ रहा है। DPI का स्टैंड क्या है, फुल फॉर्म क्या है DPI का? डॉट पर इंच, डेसिमल पर इंच, डिजिटल पर इंच, या फिर डेटा पर इंच। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है DPI का? डॉट पर इंच, डेसिमल पर इंच, डिजिट पर इंच, या डेटा पर इंच। इसका आंसर क्या है? DPI का फुल फॉर्म बताएं। DPI का फुल फॉर्म बताएं। ये आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। अगली क्लास में लेके आऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके ही सिलेबस से संबंधित हो। काफ़ी विद्यार्थी थोड़े निराश दिखे मेरे को, उनको लगा कि क्वेश्चन काफ़ी टफ आ रहे हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। कल की क्लास में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। चलिए इसका आंसर देना चालू कर दिया आप लोगों ने। AC, जिन विद्यार्थियों ने ए दिया हुआ है डॉट पर इंच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डॉट पर इंच, D फॉर डॉट, P फॉर पर, I फॉर इंच। डॉट पर इंच फुल फॉर्म कहलाता है DPI का, और ये होता है प्रिंटर में। जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में DPI के थ्रू ही कैलकुलेट किया जाता है। 600 DPI, 1200 DPI, इस तरीके से प्रिंटर की एक वर्जन होता है कि आपने प्रिंटर कितने बेस का लेना है। पर इंच किस तरीके से उसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी चेक करता है प्रिंटर। सो दैट इज कॉल्ड द DPI विच इज वी आर यूजिंग इन प्रिंटर, ठीक है। तो मेरे सभी विद्यार्थियों, आज की क्लास थोड़ी सी टफ रही। आप सभी को कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में लेके आऊं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंग्लिश के कारण काफ़ी से विद्यार्थी भाग गए, उनको समझ में नहीं आया। कोशिश करूंगा अगली बार मैं इंग्लिश ना हिंदी में लेके आऊं, लेकिन इंग्लिश भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे सभी विद्यार्थियों, क्योंकि इंग्लिश के बिना हम अधूरे हैं। इसलिए इंग्लिश से भागे ना, इंग्लिश से फाइट करें। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं पूरा हिंदी मीडियम को बिलोंग करता हूँ। आ ई ही पढ़ा है मैंने, और यकीन मानिए ग्रेजुएशन तक मैं इंग्लिश में ही, इंग्लिश की आना नहीं आता था, इंग्लिश बोलना तक नहीं जानता था।
लेकिन इंग्लिश के साथ में मैंने युद्ध लड़ा, फाइट की, और आज राइट नाउ आई एम केपेबल टू टॉक एनी वन ऑफ द पर्सन हु आर फ्रंट ऑफ मी। सो दैट इज द सिंपल लैंग्वेज। हिंदी में तो 52 अक्षर होते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 26 होते हैं मेरे विद्यार्थी, उनसे तो अपन लड़ सकते हैं, इसलिए डरने ना है इंग्लिश से। कोशिश करूंगा कि आपके लिए हिंदी में लेके आऊं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास यू विल गेट द हिंदी लैंग्वेज। दोनों की कोशिश करूंगा और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलिए, हिंदी के बिना तो अधूरे हैं, लेकिन अंग्रेजी के बिना भी अधूरे हैं। चलिए, अंग्रेजी भी आना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी बुक्स होती हैं वो इंग्लिश में आती हैं अच्छी अच्छी, इसलिए इंग्लिश को फॉलो भी करना जरूरी है। मैं भी हिंदी का बहुत बड़ा हितैषी हूँ और हिंदी को बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग कल फिर आएँ, और अभी 3 बजे से क्लास होने वाली है, उस सभी के लिए भी आप ज्वाइन हो, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी अभी तक जुड़े थे, काफ़ी भाग गए हैं, वो सभी मेरे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ ही साथ मेरे क्लास को आप लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। 3 बजे मिलते हैं अगली क्लास के लिए। थैंक यू।